चलिए साइंस चैप्टर 13 इलेक्ट्रिक फ्यूज और एमसीबी के बारे में डिफरेंस देखने के बाद में हम आगे कंटिन्यू कर रहे थे और लेटेस्ट रिवाइज आप लोगों के लिए होमवर्क में थी। आप लोगों ने चारों क्वेश्चन होमवर्क में कर लिए होंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। ठीक है, नेम फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दैट यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक टोस्टर। ठीक है, सारे एग्जांपल जो पिछले पैराग्राफ में लिखे हुए हैं वो तुमने उठा करके इसमें लिख दिए, बहुत बढ़िया। निक्रोम इज ए या फिर एन? मेटल। अरे बोलो भाई, गलत। निक्रोम, मैंने तुम लोगों को बोला था निक्रोम जो होता है वो बनकर किससे मिलकर के बनता है? सर मेरा Na का मतलब होता है निकल, निकल। क्रोम का मतलब होता है क्रोमियम। सर हाँ सर बिल्कुल। सर निक्रोम इज ए नॉन मैग्नेटिक अलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, ये सिंबल सही है। अब रुक जाओ तुम एक मिनट, तुम यहाँ ध्यान दो। ये जो सिंबल दे रखा है इज सिंबल यूज्ड फॉर, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बैटरी क्यों नहीं? बैटरी क्यों नहीं? क्योंकि बैटरी में दो से ज्यादा सेल का कॉम्बिनेशन होता है। एग्जैक्टली, बैटरी का मतलब दो या फिर दो से ज्यादा सेल का कॉम्बिनेशन। तो दो, ये तो हो गई सबसे स्मॉलेस्ट बैटरी, ज्यादा करोगे तो फिर ज्यादा सेल्स लगा दो, तो बैटरी नहीं हो सकती है। ठीक है, ये तो हो गई बैटरी आपकी। The device used to prevent the flow of excess current in a circuit is switch. True. False. आंसर है तुम्हारा फ्यूज। ठीक है, फ्यूज है सर। फ्यूज ही तो आंसर है इसका। अरे भैया, स्विच किस लिए काम आता है? स्विच तो सर्किट को ब्रेक करने के लिए या फिर ज्वाइन करने के काम में आता है। एक्सेस करंट का कहाँ कंसेप्ट आ गया स्विच में? सर फॉल्स है आंसर इसका। तो सारे के सारे बच्चे ट्रू और बोल रहे हो, किसी एक ने भी फॉल्स नहीं बोला। और तुम कब से फ्यूज की बातें कर रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं फ्यूज क्या होता है। यहाँ पे आंसर फ्यूज आने वाला था, तुम कब से बोल रहे हो कि तुम्हें फ्यूज समझाना है। सर फॉल्स है आंसर। तो और क्या लिखा हुआ है सामने? और भी सर, तुम लोगों को एक को भी फ्यूज पता नहीं चला, मतलब फ्यूज समझ में आया भी है या नहीं आया तुम लोगों को? ऊपर चलो वापस। What would happen if electric current was not kept under control? Flow of electric current in the circuits operating in your houses exceeds beyond the normal level. तो यही तो पैराग्राफ में दे रखा है कि एक्सेस हो जाता है जब करंट, it would cause the wires to get overheated which would cause damage to electrical appliances. ना रिवीजन करते हो ना क्लास में सुनते हो। ठीक है, कर लो तो करेक्ट एटलीस्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। You have studied about magnets and properties। बाहर तो निकलिए, सही है। You have studied about magnets and their properties। मैग्नेट का सिंपल मतलब क्या होता है? मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, मुंह खोलो जल्दी। ये मैग्नेट की बात हो गई। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया? प्लस और माइनस चार्ज। सिंपल लैंग्वेज में। आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये मैग्नेट और वो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, You have studied about magnets and their properties in class 6। आप पढ़ के आए हो, सब बता रहा है। You also know that a magnet when suspended freely will always align itself to the north-south direction। अभी नॉर्थ साउथ के ऊपर बेसिस है। मैग्नेट का कंसेप्ट जो है वो नॉर्थ साउथ पोल के बेसिस पे है, और इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट प्लस और माइनस चार्जेस के बेसिस पे। In 1820 हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, इन भाई साहब का बहुत बड़ा रोल है। किस में? मैग्नेट के लिए कोई रोल नहीं है, सिंपली इलेक्ट्रिक करंट
जब फ्लो होता है किसी वायर से तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है, मैग्नेटिज्म जनरेट करता है, इसके लिए रोल है बहुत बड़ा। प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन। कोपेनहेगन कहाँ पर है? कोपेनहेगन नहीं पता तुम लोगों को? डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। Made the discovery that a wire conveying current was able to deflect a pivoted magnetic needle. Thus, he was the pioneer in the establishing the relationship between electricity and magnetism. आगे पढ़ लेते पहले. On further investigations, Oersted found that the direction of the deflection depended on the direction of the current and also on whether the wire was above or below the needle. We know that a magnetic needle can be deflected only by another magnetic field. Magnetism produced by current is called electromagnetism. Let us perform the following activity. देखो ध्यान से, कोई वायर है, उसके बीच में हमने क्या लगा रखा है? गैल्वेनोमीटर, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, सुन लो पहले। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है, टूल होता है, वो क्या किस पर्पस के लिए होता है? वो ये बताने के लिए होता है कि करंट है या नहीं है वायर में। तो आप बोलोगे मैं टेस्टर ले जा करके चेक कर लूंगा, कोई ये तो नहीं बोल रहा मैं टेस्टर ले जाकर के चेक कर लूंगा। वायर के अंदर करंट है या नहीं है वो गैल्वेनोमीटर बता देगा। उसके अंदर सिंपली क्या होता है? नीडल होती है। अगर करंट यहाँ से उस तरफ फ्लो हो रहा है लेफ्ट टू राइट तो उस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। करंट अगर इस तरफ आ रहा है तो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो डिफ्लेक्ट अगर जिस तरफ हो रहा है मतलब करंट उस डायरेक्शन में। ये गैल्वेनोमीटर की वर्किंग होती है। हाँ क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो लेबोरेटरी में टेस्टर ले जाओगे तुम चेक करने के लिए। On further investigations, Oersted found that the direction of deflection depended on the direction of the current. ये पढ़ लिया था? Magnetism produced by current is called electromagnetism. Let us perform the following activity. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंपल देख लो, किसी वायर में अगर करंट पास हो रहा है, करंट अगर जा रहा है किसी वायर में तो क्या होगा? उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और वो सर्कुलर शेप में जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये ऑर्स्टेड का कहना था। और वो कब कहना था बता दो, एक्सपेरिमेंट शायद नीचे आएगा भी, नहीं भी आएगा तो बता दूंगा। 10th क्लास में आता है वैसे ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 5। हाँ 10th नहीं, चैप्टर नंबर 5 तो आपको हो गया 12th क्लास का, लेकिन 10th क्लास में भी आता है मैग्नेटिज्म के बारे में, ठीक है। चैप्टर 12 या 13 ऐसा कुछ है, तो मैग्नेटिज्म के बारे में बात करता है वहाँ पे वो। तो ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। उसका कहना क्या था, इस पैराग्राफ में यही दे रखा है कि एक करंट से वायर पास, एक वायर से जब करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अब पता कैसे चला था उसको? वो कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा था लेबोरेटरी में, लेकिन जैसे उसने देखा कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट है मतलब करंट फ्लो हो रहा है उसमें, उसने क्या किया गलती से एक मैग्नेटिक कंपास क्या करता है, जैसे गैल्वेनोमीटर मैंने आपको एग्जांपल दिया, गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन बताता है करंट है या नहीं, और डायरेक्शन बताता है कि किस तरफ से किस तरफ फ्लो हो रहा है सिंपली। और एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो ये बताता है कि कितनी स्ट्रेंथ का करंट जा रहा है, मतलब करंट की वैल्यू देता है। अच्छा यहाँ पे उसने क्या किया है, मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था, जानबूझ करके नहीं रखा उसने, बाई चांस रखा हुआ था मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, कोइंसिडेंटली रखा हुआ था वहां पर। मैग्नेटिक कंपास क्या करता है, जब मैग्नेटिक कंपास को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो किसी भी, तो वो क्या करता है, वो आप मैग्नेटिक जो नीडल है उसके अंदर नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन डिफ्लेक्ट होती है, मतलब एरो जो है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है और जो टेल है एरो का वो साउथ की तरफ पॉइंट आउट करता है, ठीक है। तो वो कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपने लेबोरेटरी में बेंच पर बैठ करके, वहां पे गलती से या किसी भी तरीके से मैग्नेटिक कंपास के पास में आ गया, उसने एक अपना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा वो, तो करंट पास करने के लिए उसने सर्किट क्लोज कर दिया तो करंट जाना शुरू हुआ तो उसके पास में जो कंपास रखा हुआ था उसमें नीडल डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब कि नीडल जो है वो कुछ इंडिकेट करने लग गई। तो इसका मतलब वो डर गया। उस दिन वो लेबोरेटरी छोड़ करके घर चला गया। अगले दिन वो फिर से आया तो उसको लगा कि ये शायद
हवा चल रही होगी या फिर हो सकता है इंस्ट्रूमेंट ही डिफेक्टिव हो, किसी और रीजन से हो गया तो उसको थोड़ा ऑड फील हुआ तो चला गया घर पे उस दिन उस दिन का काम बंद करके। नेक्स्ट डे फिर आया तो उसने फिर से उसने ध्यान नहीं दिया कि कल क्या हुआ था, वो फिर से अपने एक्सपेरिमेंट्स में लग गया। फिर से उसने यही किया, उसने इसको हटाया नहीं, रिप्लेस नहीं किया, और ये सर्किट भी यहीं रखा हुआ था, और उसने फिर से स्टार्ट किया इसे, तो उसने देखा कि फिर से ये हुआ। तो उसको लगा कि कल जो भूत था लेबोरेटरी में वो भी यही है जो उसे परेशान कर रहा है। उसने क्या किया, इसको उठा करके यहाँ रख दिया, नीचे रख दिया। तो मान लो कि वो पहले इस तरफ डायरेक्शन दे रहा होगा, तो अब नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ डायरेक्शन चेंज हो गई निडल की। तो उसके दिमाग में हिट हुआ, उसने बोला कि पोजीशन का फर्क पड़ा। पोजीशन मैग्नेटिक कंपास को अपने वायर के रेफरेंस में कहाँ रखा हुआ है, राइट में रखा। वायर करंट अगर इस तरफ फ्लो हो रहा है तो लेफ्ट में रखा है या राइट में रखा है, तो इस पोजीशन का इफेक्ट है, इस पोजीशन का इन्फ्लुएंस है, कहाँ रखा उसने। तो उसने क्या किया, इसको उठाकर यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, करंट चलने दिया उसने। तो उसने देखा कि डायरेक्शन जो है कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से डायरेक्शन चेंज हो रही है निडल की। फिर उसने क्या किया, एकदम से उसने सर्किट ब्रेक कर दिया। सर्किट उसने ब्रेक कर दिया मतलब करंट बंद कर दिया उसने करंट जैसे ही बंद किया, निडल में डिफ्लेक्शन आना बंद हो गया। तुम्हें पता था पहले से ये? नो सर। अच्छा, तो डिफ्लेक्शन आना बंद हो गया। तो फिर उसके सेकंड पॉइंट उसके दिमाग में क्या हिट हुआ कि जब तक वायर में करंट था तब तक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था। अरे भैया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया तभी तो मैग्नेटिक निडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है ना। ये तो सिंपल पॉइंट है कि मैग्नेटिक, अरे करंट अगर होगा ही नहीं वायर में तो गैल्वेनोमीटर एमीटर काम करेंगे क्या, जो करंट के लिए इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे ही मैग्नेटिज्म के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है मैग्नेटिक कंपास, वो जो मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तभी तो काम करेगा। यस सर। तो उसने देखा कि करंट जब तक पास हो रहा था वायर में, और मैंने अलग अलग जगह पर रख करके देख लिया कंपास को, तो वहां पे क्या पता चला उसे कि करंट जा रहा है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। जैसे ही उसने बंद किया, मैग्नेटिक निडल ने डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू कर दिया। तो उसको इतना तो कंफर्म हो गया कि जब करंट फ्लो हो रहा था तब तक वायर में मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन था। जैसे ही करंट का वायर्स के थ्रू पास ट्रेवल करना बंद हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बंद हो गया। तो इसका मतलब कि उसने क्या कंक्लूजन निकाल लिया कि एज लॉन्ग एज भी क्यों करंट में वायर के अंदर करंट जा रहा है, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ये उसने निकाल लिया। और जैसे ही करंट आना बंद, मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन भी बंद। उस एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया। चल सकता है कि नहीं चल सकता है, इतनी ऑब्जर्वेशन से ये वो कंक्लूजन निकाल सकता है। निकाल सकता है ना। उसको पता है कि मैग्नेटिक कंपास क्या होता है। मैग्नेटिक कंपास इंस्ट्रूमेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड में जाकर डिफ्लेक्शन शो करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देता है। तो उसने अलग अलग जगह पर रखने के बाद में ये कंक्लूड कर दिया कि वायर के अंदर अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन है, तभी तो मैग्नेटिक कंपास वहां पे एक्टिवनेस शो कर रहा था। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तोड़ दो इस वर्ड को। कुछ पूछना है तो ही कुछ अगर पूछना है तो माइक ओपन करो, अदरवाइज बंद कर दो माइक को। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को तोड़ दो। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म जनरेट हुआ मैग्नेटिज्म को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो उसने डायरेक्शन का देखो ध्यान दे भी रखा है। Oersted found that the direction of the deflection depended on the direction of the current and also on whether the wire was above or below the needle। तो उसने वायर को ऊपर नीचे करने की बात बोली यहाँ पे। मैंने आपको बोला है कि उसने निडल को कंपास को उठा करके इधर उधर किया है, सर्किट अपनी जगह पर है। तो पोजीशंस एक दूसरे के रेफरेंस में चेंज तो हुई तो निडल का डिफ्लेक्शन डायरेक्शन अलग अलग मीडियम पे। एक्सपेरिमेंट में कूदेंगे अब। एक्टिविटी 4, ये देखो मैग्नेटिक कंपास यूज किया हुआ उसने, और सर्किट भी है यहाँ पे। टू ऑब्जर्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ वायर। क्या क्या चाहिए रहेगा आपको, मैग्नेटिक नीडल तो चाहिए आपको, कॉपर वायर जिसका सर्किट बना हुआ है, स्विच और बैटरी। प्लेस अ कंपास नीडल ऑन द टेबल, होल्ड अ लॉन्ग कॉपर वायर बिटवीन योर हैंड्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन।
मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट में बोलता तो हॉरिजॉन्टल, नॉर्थ साउथ मतलब वर्टिकली आपने उस वायर को पकड़ रखा है। Hold a copper wire in north south direction on the top of the needle and connect its two ends to the battery and the switch as shown in the figure. Allow the current to pass through the wire by closing the switch. You will notice a deflection. यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि करंट इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक कंपास का जो डिफ्लेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, ये लिखा हुआ है, एरो दे रखा है। और जैसे ही करंट की डायरेक्शन उसने वही रखी हुई है, कंपास को उठा करके उसने ऊपर शिफ्ट कर दिया, लेकिन इस बार डिफ्लेक्शन जो करंट का निडल का आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो शायद यहाँ पे आपके है ही नहीं वो चीज़। मैं आपको बता दूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं इसको, राइट हैंड थंब रूल 10th क्लास में पढ़ लोगे आप लोग ये। राइट हैंड थंब रूल, मतलब क्या है इसका? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड सीधे हाथ का, थंब सीधा हाथ आपने लिया अपना और थंब का यूज करोगे। कैसे क्या करोगे? जिस भी डायरेक्शन में ये वायर है, मान लो कि वायर जो है आपका ये स्ट्रेट वायर, इस तरफ से स्ट्रेट वायर है, आपने अंगूठे को किस तरफ डायरेक्शन दी? जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है। अब क्या करोगे आप? अपने पाम की जो फिंगर्स अपने पाम के अलॉन्ग रोटेट करो उसे, दिख गया करंट की डायरेक्शन ये, और डायरेक्शन देखो ध्यान से, अंदर की तरफ जा रहा है वो, और यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि उस तरफ है डायरेक्शन, ठीक है, अंदर की तरफ, हाँ या ना? यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे अभी भी यही है, लेकिन अंदर की तरफ डायरेक्शन है। तो पहले तो अंदर की तरफ डायरेक्शन था, तो वो इस तरफ से घूमेगा, तो वो इस तरफ से दे रखा है, देखो ध्यान से, इस तरफ से घूमेगा। और यहाँ पे क्या होगा? इस तरफ से घूमेगा, तो लेकिन नीचे की तरफ से उसको डायरेक्शन मिल रही है। आप ये तो हो गई, चलो इस डायग्राम की बात चेंज कर दो, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी हमने, अब क्या होगा? इस तरफ जा रहा है भाई, कैसे करोगे? अंगूठे को इस तरफ से तो करोगे ना, तो वो बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब ये वाला। राइट हैंड थंब रूल नहीं भी समझ में आया तो चिंता मत करो, आप लोगों के पेपर में अगर मिलेगा क्वेश्चन तो वो सिंपली यही मिलेगा, क्योंकि 7th क्लास में तुम लोगों की, तो ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया तुम लोगों को। अदरवाइज राइट हैंड थंब रूल नहीं भी समझ में आया तो भूल जाओ। सिंपली क्या है कि वायर से करंट अगर जा रहा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो तुम्हें क्या शो करेगा? मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन शो करेगा, सिंपली इतना। और सेकंड पॉइंट उसका क्या है कि डायरेक्शन, पोजीशन मैटर करती है, वायर में करंट की कौन सी डायरेक्शन है और वो कंपास कहाँ रखा हुआ है, उसकी पोजीशन भी मैटर करती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये 2 पॉइंट है, क्योंकि 2 पॉइंट के लिए तो ये एक्टिविटी दी गई आपको। समझ में आया या नहीं आया? आ गया समझ में? चलो चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर हम आज पढ़ पाए तो ये कल से कर लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट देख लो तो, if we keep a piece of soft iron inside the coil and pass electric current through the coil, the piece of iron gets magnetized temporarily. Such magnet is called an electromagnet. नीचे का पढ़ लेते एक बार। Electromagnets can be made stronger by winding large number of turns of a wire of a conducting material like copper. हमें क्या करना है? If we keep a piece of soft iron, आपने ये आयरन की रॉड ली और उसके चारों ओर क्या किया? एंड इनसाइड द कॉइल, कॉइल का मतलब ये हो गया, कॉइल का मतलब क्या हो गया? ये कॉइल, ये हो गई आपकी आयरन, सॉफ्ट आयरन की रॉड। क्या हो रहा है ये? एक मिनट, हम क्या करेंगे? कॉइल लेंगे, वो सिंपली वो किसका बना हुआ है? वो भी कंडक्टर होता है,
वो उसी वायर का बना सकते हैं हम, जो सिंपली हम सर्किट का वायर सर्किट बनाते हैं जिस वायर से, लेकिन उसे इस बार टर्न देंगे, इस बार उस वायर को टर्न देंगे तो वो कॉइल बन जाएगी एक। उस कॉइल के अंदर इतनी जगह होनी चाहिए कि अब हम क्या कर सकते हैं, एक आयरन को फिट कर सकते हैं अंदर, आयरन की किसी बार को या किसी ऐसे सब्सटेंस को जो मैग्नेट बनने के लायक हो। इन पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉइल, द पीस ऑफ आयरन गेट्स मैग्नेटाइज्ड टेम्पररीली, सच मैग्नेट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर क्या करेंगे हम, इसमें करंट जनरेट कर देंगे, जनरेट क्या कर देंगे, इसे बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो करंट जाएगा, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर वायर में करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट हो रहा है वायर में, जब करंट फ्लो हो रहा है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप ऐसी चीज को डाल दो जो मैग्नेट बन सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा पॉज करो, एक काम की बात आप लोगों के लिए कि नेचर में ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑलरेडी मैग्नेट है, जिनके अंदर ऑलरेडी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, ऑलरेडी मैग्नेट है, ठीक है, ऑलरेडी मैग्नेट। मतलब क्या हो गया इसका, क्या मतलब हो गया इसका, कि वो दूसरे सब्सटेंस को दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं खुद से, तो वो ऑलरेडी मैग्नेट हो गया। लेकिन ऐसे कुछ होते हैं जो अभी तो मैग्नेट नहीं है, लेकिन हम उनको अगर फोर्स करें थोड़ा तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट कर सकते हैं। और तीसरी टाइप की कैटेगरी हो गई, जो हम कितने जोड़ लगा लें, कितने मैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंस को रख दें, वो मैग्नेट बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक तो ऑलरेडी मैग्नेट तो चलो ठीक है, हमें बाहर मैग्नेट पता है, वो जो मार्केट में मिलते भी है, जो आप अलमारी वगैरह घरों में जनरली किसी के पास अगर हो तो, किसी के पास अगर हो तो हम लोग उसको चिपकाते भी अलमारी वगैरह पे, है क्या किसी के पास? यस सर। ठीक है, तो कुछ तो हो गए ऑलरेडी मैग्नेट जो हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में जाकर के अगर बहुत देर तक अगर उसे रखें, कंटिन्यूसली उसे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपोजर दें, तो वो मैग्नेट बन सकता है, ठीक है। और कुछ होते हैं जो बिल्कुल जिद्दी होते हैं, नहीं बनेंगे मैग्नेट तो नहीं बनेंगे, ऐसे। तो सच मैग्नेट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो पी मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ, उसके अंदर जो सब्सटेंस गया और अब वो भी मैग्नेट बन गया है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जाकर के वो सब्सटेंस आयरन जैसे यहाँ पे है, ये भी मैग्नेट बन गया है अब, तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट पूरा, ठीक है। एक तो मैग्नेट हो गया जो नेचुरली मैग्नेट है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड स्ट्रॉन्गर बाय वाइंडिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। तो कहने का मतलब क्या है, अब इसकी स्ट्रेंथ पे बात आ रही है कि कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाओगे। एक तो हो गया वीक मैग्नेट, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है आपको, उतने ज्यादा टर्न्स दो इसको, जितने ज्यादा टर्न्स दोगे इस कॉइल को, उतना ज्यादा वो बनेगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, एक फॉर्मूला होता है, आप पढ़ोगे उसे सीधा 12th क्लास में, भूल जाओ अभी के लिए। फॉर्मूला होता है कि मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंडेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, ठीक है। तो जितना ज्यादा n की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू बढ़ाओगे, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। वो खैर वो तो आपके 5 साल बाद की बात हो गई, अभी इस सवाल फोकस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड स्ट्रॉन्गर बाय वाइंडिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स अंडर लो। The wire should be insulated and wound round a piece of soft iron. Soft iron behaves as a temporary strong magnet when current is passed through the coil. The substance around which the coil is wound is called a core. ये core हो गया, ये आयरन वाला जो पार्ट था वो core हो गया, ठीक है। और also called the coil, also called solenoid, ये बहुत important है। With a core is called an electromagnet. However, when the current is switched off, the iron loses its magnetism. तो जैसे ही करंट जाना बंद हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा था वायर की वजह से वो भी बंद हो गया, और वो जो आयरन था जो मैग्नेटिक फील्ड में जाकर के आयरन की तरह मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, वो भी खत्म हो गया उसका। तो ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते कुछ चीजें। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की डेफिनेशन की दे भी रखी है। Solenoid, it is a device made of a long wire that has been wound many times into a tightly packed coil. तो अगर आप लोग बोलोगे सोलेनॉइड क्या होता है, तो सोलेनॉइड ये होता है, जिसको आप लोग कॉइल बोल रहे हो, यही सोलेनॉइड होता है। आप इसको वायर से मतलब बैटरी से कनेक्ट रखो या ना रखो, वो आगे की बात है, लेकिन ये जो कॉइल है सिंपली यही आपका क्या है, सोलेनॉइड है, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप हो गया इसका, सिलेंडर। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये पता करके आना। आप लोग जाओगे गूगल करोगे इस चीज को,
तो आपको कुछ और भी पढ़ने को मिलेगा, तो वो स्किप मत करना, वो भी पढ़ना। विच ऑफ द टू इज द स्ट्रॉन्गर, इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट। बार मैग्नेट वो आपका परमानेंट मैग्नेट, बार मैग्नेट नेचुरली अकरिंग मैग्नेट हो गया ये आपका बार मैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो क्या, जिसकी बात अभी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में जाकर के मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ है वहां पर, उसकी वजह से वो खुद अब मैग्नेट बन गया, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी है तब तक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, ओके सर। ये आज का आखिरी देख लो, एक्टिविटी 5 देख लीजिए आप लोग। टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाओगे, ये पढ़ने की जगह मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये सर जो एक्टिविटी 5 है वो ट्राई भी करनी है क्या? एक्टिविटी 5 है वो ट्राई भी करनी है क्या, एक्टिविटी 5 यही है। ट्राई कैसे करोगे घर पे, चलो सर नहीं कर पाओगे, स्कूल्स ओपन होती है तो लेबोरेटरी में कर सकते हैं हम, ये घर पे कैसे करोगे, मत ही करना, झटके खाओगे। और बैटरी आपने ले ली, स्विच आपने लगा दिया, तो मैंने आपको बोला था कि ये होता है आपका कॉइल या सोलेनॉइड, इसके अंदर आप डालते हो अपना आयरन, आयरन की बार। तो यहाँ पे क्या किया, आयरन की बार तो छोड़ो, उसने की ले ली, एक की ले ली उसने, और उसके चारों ओर उसने कवरिंग कर दी, कवरिंग नहीं कर दी, कॉइलिंग कर दी। ठीक है, उसको भी बैटरी से कनेक्ट कर रखी है, बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। कील जो है वो ऐसे ही, एक मिनट, पिंस, तो दूसरी छोटी छोटी पिंस होती है, किसी मैग्नेट पे वो अट्रैक्ट हो सकती है, मतलब पिन जो है वो मैग्नेटिक होती है, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है पिंस में, तो किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस जाकर के वो अट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, अपोजिट पोल पे, वो छोड़ो अभी। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपने करंट स्टार्ट किया, तो इस कॉइल में करंट जनरेशन हो रहा है, करंट जनरेशन है मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा मतलब ये जो आयरन की जो नेल आपने ले रखी, कील आपने जो ले रखी है, ये भी तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी अब, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ सब्सटेंस अगर वो मैग्नेट बन सकता है तो मैग्नेटिक खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो आप क्या करोगे, ले जा करके पिन उसके पास में रखोगे तो वो अट्रैक्ट कर लेगा अपने ऊपर, अट्रैक्ट कर लेगा। तो तब तक वो कील उसके ऊपर चिपकी रही रहेगी जब तक कि करंट पास हो रहा है इसमें से। जैसे ही आपने बंद कर दिया, सर्किट ब्रेक कर दिया, मान लो आपने सर्किट ब्रेक कर दिया, करंट अब नहीं जा रहा है, करंट अब नहीं जा रहा है, तो करंट नहीं जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा था वो भी बंद हो गया जनरेशन होना। जब मैग्नेटिक फील्ड ही खत्म हो गया तो वो जो आयरन जिस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था वो भी उसका इफेक्ट चला गया, तो पिन सारी निकल करके नीचे गिर जाएगी। ये है आपकी एक्टिविटी 5। बोलो किसी को कुछ समझ नहीं आया? सर समझ में आ गया। चलिए ठीक है, होमवर्क आपको मिल गया है, बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में अच्छे से पढ़ करके आना आप लोग। एक्टिविटी 5 कल हम यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स देखने के बाद में इलेक्ट्रिक बेल इंपॉर्टेंट टॉपिक ये देख लेंगे, और ये आपके कुछ थियोरेटिकल टॉपिक है, उसके देखने के बाद में हम परसों से हम ये कर सकते हैं। सर कल को बच्चे क्लास में है ना? हाँ, कल सैटरडे को क्लास नहीं है, मंडे की बात कर रहा था मैं। एग्जैक्टली, ठीक है, मंडे और ट्यूसडे में ये चैप्टर, ट्यूसडे को तो क्या वेडनेसडे तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन आंसर के साथ। ठीक है, आप लोग रिवाइज करते रहिए, कुछ डाउट आता है तो अभी पूछ सकते हो आप लोग, अभी मतलब इन्हीं दिनों में। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट मतलब इसके अगला वाला स्टार्ट करेंगे या कोई दूसरा करेंगे वो मैं आप लोगों को कन्वे कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय सर।